आज का हमारा टॉपिक है अमीर कैसे बने और वो 5 खर्चे कौन से हैं जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं, हमें जीवन में सफल होने से रोकते हैं। वो कौन से 5 खर्चे हैं? उस आज उन 5 खर्चों की हम चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान में रखना कि 5 खर्चों से पहले हम सोचेंगे कि हमारा बैंक में जो सेविंग है उसका क्या होगा, और उससे हम यदि बैंक में सेविंग करेंगे प्रतिदिन तो उससे अमीर नहीं बन सकते क्या? मान लो आपकी सैलरी 10,000 है महीने का, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है या 40,000 रुपए है। जिसकी सैलरी मंथली 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख होती है तो उनका तो कहना ही क्या, वो तो हर कोई काम कर भी सकते हैं और उनको हर चीज का मालूम भी रहता है कैसे करना है। महंगाई के अनुसार, इन्फ्लेशन के अनुसार वो तो चल भी सकते हैं, भार उठा भी सकते हैं। लेकिन यदि हमारी सैलरी ही 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 है तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं और कैसे भार उठाएंगे भविष्य का, अपने परिवार का कैसे कर सकते हैं हम, और अपने बिजनेस में या अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। आज उसके ऊपर फुल डिटेल से मैं चर्चा करता हूं। लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं कि हम अपना बैंक में सेविंग करें, हम पोस्ट ऑफिस में सेविंग करें। पोस्ट ऑफिस में भी जरूर करो सेविंग, बैंक में भी करो, लेकिन उसके अलावा साथ में आपको जो 5 खर्चे हैं उनसे जरूर बचना होगा, और साथ में आपको सेविंग प्लान भी मैं आपको बताऊंगा कि आप सेविंग किस में करना है। यदि आपने बैंक के अंदर पैसा रखा है तो बैंक के अंदर महंगाई के अनुसार, 2024 की महंगाई के अनुसार, अभी कुछ दिन पहले महंगाई आंकड़े जारी हुए थे, 6% महंगाई बढ़ गई है। जो महंगाई आंकड़ा जारी होता है उसके अंदर 5 पॉइंट कुछ से 6 पॉइंट तक चली गई है महंगाई दर। महंगाई दर कौन सी होती है? मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए ही खरीदी 2024 में और 2025 में वही चीज 110 रुपए ही खरीदते हो, तो जो 10 रुपए, 110 रुपए और 100 रुपए का जो गैप है उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वही है महंगाई दर। जो पहले 5.5 पौनी 6 थी वो अभी 6 से ऊपर चली गई है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जाती है और बैंक हमें ब्याज कम देता है, इंटरेस्ट कम देता है, और हमसे यदि हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमसे ज्यादा वसूल रहा है। लगभग जो बैंक हैं कम से कम रेट तो 2%, 3% है। यदि सेविंग एफडी रखेंगे तो 6 से 7% देता है। कुछ हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में कुछ सुकन्या योजना है या पीएलआई है, वो 7, ज्यादा से ज्यादा 7.5% देती है, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी बैंक ब्याज नहीं देता। आप बोलते हो, आप बोलोगे सर उसमें बैंक में निवेश करना और दूसरे कहीं दूसरी जगह निवेश करेंगे, लेकिन बैंक में सेफ है, तो सेफ तो हर कहीं जगह है। ऐसी जगह मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप सेफ भी हो। लेकिन उससे पहले आपको 5 एक खर्चे बताऊंगा, उससे बच के रहना है जिससे ही आप सेविंग कर सकते हो अच्छी खासी। फर्स्ट फर्स्ट खर्चा है दिखावे का खर्चा, यानी आपको कहीं दिखावे नहीं करना है। आप सोचते हो कि उसने तो गाड़ी खरीद ली, उसने तो फ्लैट खरीद लिया, उसने तो कुछ और खरीद लिया, तो मैं भी गाड़ी खरीदूं, मैं भी बाइक खरीदूं, मैं भी मर्सिडीज खरीदूं, या उसने तो फ्लैट खरीदा है मैं भी फ्लैट खरीदूं। अरे उसकी तो सैलरी 2 से 3 लाख, 4 लाख रुपए है और आपकी सैलरी 10,000, 20,000 रुपए है, तो आप कैसे खरीदोगे? आप तो अपने हिसाब से चलना है, दिखावा नहीं करना है। यदि आपके पास आपने सेविंग भी कर रखी है लेकिन आपको उसके अनुसार नहीं चलना है, आपको अपने अनुसार ही चलना है, किसी के दिखावे के चक्कर में कभी भी नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है किसी भी स्कीम से दूर रहना। ये मुख्य पॉइंट है जो मैंने काफी रिसर्च के बाद आपके सामने आया हूं और इन पे रिसर्च किया है मैंने, उसके बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो स्कीम का मतलब है यदि आप कहीं बाजार में जाते हो, किसी मॉल के सामने गए आप, वहां सेल चल रही है 30%, 40%, 50%, आपको खरीदनी है शर्ट और साथ में आप कोट भी खरीद के ले आए कि मॉल वाले ने लिख रखा है कि ऑफ सीजन चल रहा है, सर्दी जाती हुई है, इसलिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट, क्योंकि पहले से वो रेट बढ़ा के उस पर रख देते हैं, उसके बाद उसे 50% डिस्काउंट कर दें। और यदि रेट बढ़ाएंगे नहीं भी तब भी तो आपको तो खरीदना शर्ट, और आप खरीद
के ले आए, साथ में जीन्स पैंट भी खरीद के ले आए, साथ में कोट भी खरीद के ले आए, साथ में जूते भी खरीद के ले आए। तो ऐसी स्कीमों से बच कर रहना है। आपने सोचा कि क्रेडिट कार्ड से खरीद लेता हूं, लेकिन जब महीने का जब बिल बनकर आता है तो उस पर भी फिर ईएमआई बनानी पड़ती है, उससे भी लोन इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए किसी भी स्कीम से बचकर रहना है। तीसरा पॉइंट है, कर्ज लेकर, किसी से कर्ज लेकर नहीं करना है। यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उससे आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने उससे शादी के कपड़े खरीद लिए, खरीदने थे आपको 5,000 के और खरीद लिए आपने 15,000 के। आपकी सैलरी है 20,000 रुपये या 15,000 रुपये, तो उसमें आप क्या क्या करोगे? इसलिए कर्ज लेकर, लोन लेकर न तो गाड़ी खरीदना है, न फ्लैट खरीदना है, न कोई और करना है, अपने लिमिट के अनुसार करना है। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड है, यह भी एक अनावश्यक बोझ है, अनावश्यक खर्चा है। क्रेडिट कार्ड ले लेते हम सोचते हैं कि इस महीने तो सैलरी नहीं है, कम है, और क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद में इतना बजट हो जाता है, इतना भार हो जाता है कि हमारा चलना मुश्किल हो जाता है, अगले महीने भरना मुश्किल हो जाता है। और यदि हम ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर है, आजकल जो सिविल स्कोर है, वो इसी पे हमारे उस पे ही कर दिया है। इसलिए उसी के ऊपर कभी आगे लोन लेंगे तो हमें बैंक वाले देंगे नहीं कि आपने पिछला पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपका ड्यू है और आपने समय पे पेमेंट नहीं किया, इसलिए आपका सिविल स्कोर डाउन है और हम आपको लोन नहीं दे सकते, जरूरत भविष्य में जरूरत पड़ी तो। या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, होम लोन लिया, तो उसको नहीं खरीद सकते। तो ऐसी चीजें हैं, उनसे बच के रहना है। किसी से कर्ज लेके, किसी से भी कर्ज लेके 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, मतलब सैकड़े के हिसाब से कर्ज नहीं लेना है। दूसरी बात, यदि आपने क्रेडिट कार्ड से ले लिया, आपने आईफोन खरीद लिया, उसके बाद में उसकी ईएमआई बन के आएगी, उस पर 30 से 40 से 50% इंटरेस्ट लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में चौथी स्कीम है, कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए। यानी फोन पे, डिजिटल पेमेंट, गूगल पे, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट से बचना चाहिए। क्योंकि यदि कैश से हाथ से मनी जाएगी तो हमारा दिल, हमने 5 बार सोचेंगे कि स्कोर उससे चला जाता है डिजिटल पेमेंट से, तो हम दिमाग में नहीं, ऐसे ही अरे चलो ठीक है, हो गया। तो उससे डिजिटल पेमेंट से। दूसरी बात एक ये भी है, आपने किसी को 100 रुपये कर रहे हो और 1,000 रुपये चला जाए, यदि आपने कैश दे दिया तो उसको रिटर्न भी ले सकते हो, अगले दिन भी ले सकते हो। लेकिन एक बार आपने कहीं कर दिया पेमेंट, आप कहीं घूमने गए और आपने 500 की बजाय 5,000 कर दिया, उस टाइम ध्यान दिया नहीं, उसके बाद में आने के बाद में उससे देखा आपने कि 5,000 पेमेंट चला गया। अभी उसके पास जाओगे, पहली बात तो देगा नहीं, और देगा तो 1,000 किलोमीटर जाओगे नहीं। तो डिजिटल पेमेंट से बचकर रहना है। और पांचवा सबसे मुख्य कारण है, जो मेन है, उसमें आप भावनाओं में नहीं बहना है। किसी की भावनाओं में बह जाते हो, अनलिमिटेड खर्चा कर देते हो। आपकी बीवी ने बोल दिया मुझे आईफोन दिला दो, आप सोचोगे पेमेंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड से दिला देता हूं। आपने क्रेडिट कार्ड से दिला दिया, सैलरी आती है 20,000 रुपये, आईफोन दिला दिया 90,000 रुपये का, आपको ईएमआई बनानी पड़ेगी। ईएमआई 2 साल तक भरते रहोगे, उस पर इंटरेस्ट लगाएगा 20%, 25%, 30%। तो इसलिए अनावश्यक खर्चा आप पैसे जोड़ नहीं सकते। तो ऐसी ये जो 5 मुख्य जो कारण बताए, ये आप करोगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये 5 बातें हैं, इनका आपको पालन करना ही चाहिए। उसके बाद में आप कहोगे इन्वेस्ट कहाँ करें, तो इन्वेस्ट आपको हर महीने 1,200 रुपये इन्वेस्ट करना है। कहाँ करना है वो भी मैं बताऊंगा। आपको हर महीने 1,200 इन्वेस्ट करना है। आपकी शादी हो गई आज से जब आपका पहला बच्चा हो जाता है और उसकी 30 साल उम्र तक आपको इन्वेस्ट करना है 1,200 रुपये। उसके बाद में यदि आपने 1,200 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, 1,200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हो, मजदूरी करने वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है।
वो कहाँ करना है? वो म्यूचुअल फंड में करना है। आजकल म्यूचुअल फंड, ये नहीं, कौन सा म्यूचुअल फंड, एसबीआई का ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप फंड में ले लो। म्यूचुअल फंड के तरीके अलग अलग हैं। आप डायरेक्ट गूगल में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, गूगल ब्राउजर में जाके। उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में जरूर बताना पड़ेगा कि सर इन्वेस्ट कैसे करें, एक वो भी बनाओ। दूसरा है, आप डायरेक्ट बैंक में जाके कर सकते हो, किसी भी बैंक में। मैं ये नहीं करा कि एसबीआई में जाओ, आप एचडीएफसी में जा सकते हो, यूको में जा सकते हो, एक्सिस में जा सकते हो, आईसीआई बैंक में जा सकते हो, कोटाक में जा सकते हो। कितने बैंक हैं, किसी भी बैंक में जाके और आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या ब्रोकरेज कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है आपको हर महीने 1200 रुपये, और 1200 रुपये 30 साल तक यदि इन्वेस्ट किया तो उसकी राशि 4,32,000 रुपये होती है 30 साल के अंदर, जो आपने जमा की है 1200 रुपये के हिसाब से। और वो राशि 30 साल में इंटरेस्ट के साथ में यदि कम से कम इंटरेस्ट देगा, मैंने देखे हैं जो कम से कम इंटरेस्ट दिया है तो वो भी 16% रिटर्न के हिसाब से दिया है, वो भी पिछले 20 साल के अंदर। तो 30 साल में आपका जो 4,32,000 रुपये है, उसका निवेश 1,06,44,570 रुपये होता है। मैंने टोटल कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं ये बातें। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, हमें मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। आप कमेंट करना, कमेंट भले ही कुछ भी कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।